जल्दी आओ, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये चैप्टर का वेटेज एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, 3 to 4 मार्क्स का इसका वेटेज हो गया। यहाँ तक जल्दी जल्दी। चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, इसका वेटेज है 3 to 4 मार्क्स। ये चैप्टर में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का मिक्स है। ज़्यादा थ्योरी है और कुछ कुछ जगह में प्रैक्टिकल पोर्शन भी आ जाता है। इंडेक्स लिखो, क्या क्या कवर करेंगे इसमें। सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके अंदर 3 चीज़ पढ़ेंगे, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और मेथड्स। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स। दूसरा टॉपिक कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कितने तरीके का होता है। वहाँ हो रहा है जगह, आगे आ सकते हो। कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, अभी कोई एक आएगा, सब उठ के जाओगे, फिर एक जन आएंगे। कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। अगला थर्ड टॉपिक फ्रीक्वेंसी। फोर्थ टॉपिक टाइप्स ऑफ सीरीज। फिफ्थ टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। और चैप्टर का लास्ट टॉपिक रॉ डाटा एंड कन्वर्जन। तो बस 6 टॉपिक का, वो भी बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। और ये चैप्टर आता है 3 to 4 मार्क्स में। लेकिन ये चैप्टर अच्छे से बनता है तो आगे का एक मीन करके चैप्टर है, मोड करके चैप्टर है, मीडियन है एक चैप्टर, वहाँ हेल्प होता है ये चैप्टर से। इसी में डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, ये सब वेरिएबल पढ़ते हैं। पहला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा टॉपिक कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितने तरीके के सीरीज होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके के होते हैं, और लास्ट टॉपिक रॉ डाटा एंड कन्वर्जन। रॉ डाटा एंड कन्वर्जन। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इसके मीनिंग हो गए, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और रॉ डाटा एंड इट्स कन्वर्जन। एमसीक्यू वगैरह भी आ सकता है। एमसीक्यू वगैरह भी आ सकता है। फर्स्ट का सी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, फिफ्थ टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और सिक्स्थ टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बांटना किसी सीक्वेंस में, किसी जोग्राफिकल एरिया के बेसिस में। जैसे मान लो मैं डाटा बांट रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में इतने लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ में इतने लोग रहते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लासीफाई कर रहा हूँ, डाटा को उनके रेस्पेक्टिव जगह में बांट रहा हूँ। ये क्लासिफिकेशन का मीनिंग भी आ जाता है एग्जाम में। ये लिखो रे, लिखो फटाफट। हेडिंग आएगा फर्स्ट, क्लासिफिकेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंसेस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा into sequences and groups according to their common characteristics। तो डाटा को बांटना उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10 लोग अभी आए, तो मैं डाटा बांटूंगा कि 10 में गर्ल्स कितने हैं, 10 में बॉयज़ कितने हैं। तो ऐसे बांट देने को ही बोला जाता है क्लासिफिकेशन। उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने गर्ल्स होंगे वो एक ग्रुप पे आ जाएंगे, जितने बॉयज़ होंगे वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके बीच जो भी कॉमन होगा उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बांट दिया जाएगा। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा into sequences
and groups according to their common characteristics. अच्छा, इससे जो पहले हम लोग चैप्टर पढ़े थे, फर्स्ट वाला जो चैप्टर पढ़े थे, उसमें स्टैटिस्टिक्स का दो मीनिंग पढ़े थे, एक था सिंगुलर सेंस में और एक था प्लूरल सेंस में. प्लूरल कोई काम का नहीं था, सिंगुलर वाला काम का था. क्या मीनिंग किसी को याद है ये सिंगुलर सेंस में? नहीं. इट इज़ अ मेथड और टेक्निक रिलेट टू सी स्क्वायर PAI. क्या था सी से? कलेक्शन, फिर सी से क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन. इससे जो पहले हम लोग चैप्टर पढ़े थे कलेक्शन ऑफ डाटा, याद है वो पानी में डूब गया था. पहले उससे पूछ रहे थे, फिर उसके रिलेटिव से पूछ रहे हैं, फिर आस पड़ोस के लोग से पूछ रहे हैं. तो हम लोग पहला सी कवर कर लिए जिसका मतलब था कलेक्शन ऑफ डाटा. अब हम लोग दूसरा सी पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन. किसी को क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम याद है? ऑर्गेनाइजेशन. और याद रखो तो ये चैप्टर का ही नाम है ऑर्गेनाइजेशन. तो अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स के सेकंड पार्ट में जो सी स्क्वायर लिखे थे ना, वो है सेकंड वाले सी. पहला सी हम लोग कंप्लीट कर लिए कलेक्शन ऑफ डाटा. इसके अंदर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चन फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, ये पहला सी हम लोग कंप्लीट कर लिए. अब जो दूसरा सी है वो क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन का ही दूसरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन. तो अभी हम लोग सेकेंड वाला पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, फिर एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे. ऐसा करके स्टैटिस्टिक्स का कोर्स खत्म होगा. तो क्लासिफिकेशन का मतलब समझ आया? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? बांट देना किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में. जैसे अगर टोटल स्ट्रेंथ है 10, ये काम क्यों नहीं कर, मान लो टोटल स्ट्रेंथ है 10, तो मैं बांट दिया कि गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं. तो गर्ल्स मान लो 6 हो गए, बॉयज़ हो गए 4. तो इन्हीं को बांट देने को बोलते हैं क्लासिफिकेशन. किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में बांटा जाता है. जैसे 6 के 6 गर्ल्स है, 4 के 4 पूरे बॉयज़ है, तो उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में बांट दिया जाएगा. तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का ही दूसरा नाम होता है, स्लैश करके लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन. चैप्टर नंबर 1 में भी मैं बताया था क्लासिफिकेशन को ही ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. तो अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पूछ लिया या क्लासिफिकेशन का मीनिंग पूछ लिया, ये एक ही लिख के आएंगे, यही. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ये मीनिंग कंप्लीट हो गया. सेकेंड आते हैं ऑब्जेक्टिव्स. ये बांटने का फ़ायदा क्या है, क्या उद्देश्य है बांट कर? तो सेकेंड लिखो इसका. पहला हम लोग मीनिंग लिख लिए, सेकेंड है ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स इसमें फर्स्ट लिखो ब्रीफ एंड सिंपल. बताओ तुम लोग के हिसाब से क्या बेटर है? एक पेज का पूरा पैराग्राफ लिखा है वो पढ़ना और समझना बेटर है, या बॉक्स में वो पैराग्राफ को डाल दिया गया है कि इतने लोग इतने में रहते हैं, इतने लोग इतने में रहते हैं, वो बेटर है? बॉक्स बेटर है या पैराग्राफ बेटर है? बॉक्स बेटर है. क्योंकि क्या इतना लंबा चौड़ा 1-1.5 पेज का पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके जगह बॉक्स में रहेगा तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा छत्तीसगढ़ में इतने लोग रह रहे हैं, बिहार में इतने लोग रह रहे हैं, झारखंड में इतने लोग रह रहे हैं. तो उसके वजह से क्या होता है, पहला बस हेडिंग लिखना है, ब्रीफ एंड सिंपल. क्लासिफिकेशन करके हमारा काम क्या हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है. फिर सेकंड, हमारा जो काम रहता है, जो यूटिलिटी रहता है, वो अचीव हो पाता है. यूटिलिटी बस हेडिंग लिखना है. कंपेरेबिलिटी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे. वही अगर डाटा सामने सामने दिया है, जम्मू कश्मीर में इतना, छत्तीसगढ़ में इतना, तो हम लोग दोनों का ऐसे ही देखते साथ कंपेयर कर पाएंगे. और लास्ट लिखो अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव. देखने में भी बहुत अच्छा लगता है अगर वो पैराग्राफ फॉर्म, मतलब डब्बे फॉर्म में रहेगा, तो पूरा क्लासीफाई रहेगा. तो 4 इसके ऑब्जेक्टिव है. बहुत सिंपल रहेगा, हमारा जो काम है वो फुलफिल हो पाएगा. कंपेयर बहुत ईजिली हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स देख के ही समझ आ रहा है ये स्टेट में इतना पॉपुलेशन, वो स्टेट में उतना पॉपुलेशन. और लास्ट है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव. बहुत अच्छा भी दिखेगा, इफेक्टिव भी दिखेगा. इसके अंदर का मैं कंटेंट नहीं लिखा रहा हूँ, वही अंदर का भी वही कंटेंट है. क्लासिफिकेशन मेक्स डाटा मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव. तो बस हेडिंग काम चल जाएगा उतने में. अब हम लोग काम के चीज़ पे आ रहे हैं. मैं ये वाले को स्टार मार्क करवाया था, मेथड्स, ये याद करना है. बाकी 2 को तो एक बार के लिए स्किप भी करोगे तो चल जाएगा. इससे MCQ आने का चांसेस है तीसरा वाले से. अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड हेडिंग पे, जो काम का है, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. की क्लासिफिकेशन कितने तरीके के होते हैं? आशीष फ़ोन चला रहा है? पक्का फ़ोन नहीं चला रहा था? नहीं है वहाँ फ़ोन? मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन करने के क्या क्या मेथड्स है?
मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको याद करना पड़ेगा, एमसीक्यू वगैरह इससे आने का चांसेस है, इसीलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक मार्क करवाया हूँ। इसमें ऐसा चांद सितारा बना लो, इम्पोर्टेंट है। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहला मेथड का नाम है जोग्राफिकल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन। जोग्राफिकल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, इनका ये दूसरा नाम भी याद रखना है। पहले वाले का नाम है जोग्राफिकल, उसी का दूसरा नाम है स्पेटियल। दूसरा क्रोनोलॉजिकल, इसी का दूसरा नाम है टेम्पोरल। तीसरा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, इसके अंदर दो और है, सिंपल क्लासिफिकेशन, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। और लास्ट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। थर्ड वाला था क्वालिटेटिव, फोर्थ वाला है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, इसी का दूसरा नाम है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ये चार तरीके से बांटा जाता है डाटा को। पहला है जोग्राफिकल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, अगला क्वालिटेटिव और उसके बाद क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का ही दूसरा नाम है न्यूमेरिकल। हो गया लिखना, जल्दी जल्दी। जोग्राफिकल का दूसरा नाम स्पेटियल, क्रोनोलॉजिकल का दूसरा नाम टेम्पोरल, क्वालिटेटिव का कोई दूसरा नाम नहीं है, क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम है न्यूमेरिकल। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा वो कौन सा डाटा है, तो हम लोग को एक क्लासिफिकेशन में बताना पड़ेगा कि वो कौन से किससे बिलोंग करता है। सबसे पहले पे आते हैं जोग्राफिकल। नाम से समझ आ रहा है किसी जगह के रिलेशन में कुछ डाटा बांट रहे हैं। जैसे मान लो ऐसा बांटा जा रहा है कि पंजाब में इतने नंबर ऑफ बिजनेस है 30, हरियाणा में इतने नंबर ऑफ बिजनेस है 20, यूपी में 25 नंबर ऑफ बिजनेस फर्म है। तो ऐसे को बोला जाता है जब हम किसी जगह के बेसिस में बांटते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तो उसको बोलते हैं जोग्राफिकल। तो नाम से ही समझना चाहिए किसी जोग्राफी के बेस पे बांटा जा रहा है डाटा। इसके बारे में लिखो, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन जोग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डाटा। ऐसा डाटा जिसको हम लोग किसी स्टेट या मान लो किसी कंट्री, उसके बेसिस पे बांट रहे हैं। इंडिया का पॉपुलेशन इतना है, चाइना का पॉपुलेशन इतना है, पाकिस्तान का पॉपुलेशन इतना है, तो ये सब हो गया ज्योग्राफी के बेस पे बांटना। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन जोग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डाटा। इसमें ये एग्जाम्पल बनाओ, एक तरफ लिखो प्लेस और दूसरी तरफ लिखो नंबर ऑफ फर्म्स। फर्म का मतलब कितने बिजनेस फर्म वहाँ ऑपरेट हो रहे हैं। तो मान लो पंजाब में 30 बिजनेस फर्म है, हरियाणा में 20। तुम लोग कोई भी स्टेट का नाम लिख सकते हो। पंजाब में 30 बिजनेस फर्म, हरियाणा में 20, यूपी में 25। तो याद रखना है जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग जगह के हिसाब से बांट रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं, वहाँ इतने लोग रह रहे हैं। तो जगह के हिसाब से बांटेंगे तो उसको जोग्राफिकल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखो प्लेस और दूसरा नंबर ऑफ फर्म्स। पंजाब में 30, हरियाणा में 20, उत्तर प्रदेश में 25। हो गया यहाँ तक। अगला लिखो क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है एक सीक्वेंस। जैसे मान लो मैं डाटा ऐसे बांट रहा हूँ, 2011 में कितना पॉपुलेशन था, 2012 में कितना पॉपुलेशन हो गया, 2013 में कितना पॉपुलेशन हो गया। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर के बेसिस पे, एक समय के बेसिस पे, एक टाइम के बेसिस पे, उसमें डाटा को बांटने को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल का दूसरा नाम क्या था? टी से था, टेम्पोरल। याद रखना है ये दूसरा जो नाम है उनका। लिखो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड
व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जब हम कोई टाइम के हिसाब से डाटा को बांटते हैं उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें टाइम को बॉक्स में डाल दो और इससे पहले वाले में वो जो लोकेशन था उसको बॉक्स में डाल दो, तो उससे समझ आ जाएगा। हाईलाइटर हो तो हाईलाइट कर लेना। क्रोनोलॉजिकल में टाइम के बेसिस पे बांटा जाता है। एग्जाम्पल ड्रॉ करो, ईयर और दूसरे तरफ कितना सेल हुआ है। तो 2017 में 80 लाख का सेल, 2018 में 90 और 2019 में 95 लाख का सेल। इसी का दूसरा नाम होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब है टाइम के बेसिस पे बांटना, इसीलिए उसको बोलते हैं टेम्पोरल। दो 2017, 2018, 2019। हो गया? नहीं, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल कुछ भी लिख लो, वो ज़रूरी नहीं यही वाला डाटा लिखना है, बस कोई सा भी सन कंटिन्यू बेसिस पे लिख लो। 2021, 22, 23, 21 में इतने लोग मरे, 22 में इतने लोग मरे, 23 में इतने लोग मरे, कुछ भी चल जाएगा। बस अगर वो टाइम के बेसिस पे है, टाइम के बेसिस पे, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था उसका नाम क्या था? क्या क्या है? जोग्राफिकल। उसी का दूसरा नाम स्पेटियल। स्पेटियल या जोग्राफिकल, ये हम लोग लोकेशनल के बेसिस पे बांटते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था? क्रोनोलॉजिकल। इसी का दूसरा नाम टेम्पोरल, टाइम के बेसिस पे बांटा जा रहा है। अब तीसरा लिखो, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्या लगता होगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होगा? जब हम लोग किसी का क्वालिटी बता रहे हैं। देखो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इलेवेंथ का मान लो, ये जो बैच 1 है, इसमें मान लेते हैं टोटल जो स्ट्रेंथ है, अज्यूम कर लो 20 का स्ट्रेंथ है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, ये बांटना। फिर उसके बाद अलग से और बांटा जा रहा है कि कितने लोग टॉपर है और कितने लोग थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं, काइंड ऑफ बैक बेंचर। फिर गर्ल्स में कितने टॉपर है, कितने बैक बेंचर हैं। इधर इधर थोड़ा ध्यान से सुनो। ये जो पहला क्लासिफिकेशन होता है ये है बॉयज़ और गर्ल्स। बताओ ये क्वालिटी है कि नहीं? बॉयज़ और गर्ल्स क्वालिटी है कि नहीं? हाँ, मतलब क्वालिटी तो है ना। एक क्वालिटी दिखा रहा है गर्ल्स का, एक क्वालिटी दिखा रहा है बॉयज़ का। वो होता है ना मस्कुलिन क्वालिटी और एक फेमिनाइन, क्या तो कुछ बोलते हैं। तो ये क्वालिटी है ना, एक बॉयज़ का अलग क्वालिटी, ये गर्ल्स का एक अलग क्वालिटी। तो बस अगर मैं इतना ही क्लासीफाई कर रहा हूँ कि मेरे बैच 1 में बॉयज़ और गर्ल्स है, इसको कौन सा क्लासिफिकेशन बोलते हैं? सिंपल क्लासिफिकेशन। और अगर मैं इनको फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ कि बॉयज़ में भी कितने टॉपर है, कितने बैक बेंचर है, कितने टॉपर है, कितने बैक बेंचर है, गर्ल्स में भी अगर फर्दर कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं मैनीफोल्ड का मतलब एक बार क्लासिफिकेशन करने के बाद अगर दोबारा कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ ध्यान से सुनो, क्वालिटेटिव के अंदर 2 है, एक है सिंपल और एक है मैनीफोल्ड। जैसे अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 11th कॉमर्स जो तुम्हारा स्कूल है, इसमें टोटल स्ट्रेंथ है 50। बताओ ये कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ? ये हुआ ही नहीं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए बांटना पड़ता है। क्या मैं डाटा बांटा हूँ अभी तक? नहीं, ये क्लासिफिकेशन ही नहीं है। अब मान लो इसमें बांटा जा रहा है, या मान लो बस 11th अभी कॉमर्स नहीं लेते, 11th का है टोटल 50 नहीं 100 लोग हैं टोटल, ठीक है। तो पहले बांटा जा रहा है कि कितने कॉमर्स वाले हैं, कितने साइंस वाले हैं, कितने कॉमर्स वाले हैं और कितने साइंस वाले हैं। तो ये वाले क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे? सिंपल क्लासिफिकेशन। अब कॉमर्स में भी देखा जा रहा है कितने टॉपर है, कितने बैक बेंचर है, यहाँ पे देखा जा रहा है कितने टॉपर, कितने बैक बेंचर। ये क्या है? ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब एक बार जब पहली बार बांटा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल। जब हम लोग किसी के क्वालिटी के बेसिस में बांट रहे हैं, और उसके बाद अगर फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मैनीफोल्ड। आया समझ में? पहली बार बांटने को बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन, दूसरी बार बांटने को बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल जो बुक में दिया है, ये देखो, पहली बार यहाँ पे बांटा गया है नंबर ऑफ वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो स्किल्ड है और जो अनस्किल्ड है। बताओ स्किल्ड और अनस्किल्ड को क्या बोलेंगे?
सिंपल या मैनीफोल्ड? सिंपल, क्योंकि पहली बार बांटा जा रहा है। इसके बाद इसमें फर्दर इतना और बांटा गया, इसको क्या बोलेंगे? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद कितना भी बांटो वो सब मैनीफोल्ड है, बस पहली बार बांट दिए उतने तक में आ जाता है सिंपल। इसके बाद जितना बांट रहे हैं वो सब मैनीफोल्ड। तो जब किसी के क्वालिटी के बेसिस पे बांटा जाता है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। लिखो इसका मीनिंग। This classification is according to qualities और attributes। एट्रीब्यूट का भी मतलब होता है किसी का विशेषता, किसी का क्वालिटी। This classification is according to qualities और attributes of the data। जैसे मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ कितने लोग हिंदू है, कितने लोग मुसलमान हैं, फिर उसमें कितने बॉयज़ है, कितने गर्ल्स है, ये सब पहली बार जब हिंदू मुसलमान वाला क्लासिफिकेशन किए वो हो गया सिंपल, और उसके बाद उसमें बॉयज़ गर्ल्स ये सब कर रहे हैं तो मैनीफोल्ड। अब इसमें लिखो पहला सिंपल क्लासिफिकेशन। इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिवीजन। It is called classification according to division. It is called classification according to division. फिर उसके बाद दूसरा लिखो मैनीफोल्ड। फिर एक साथ इनका एग्जाम्पल लिखेंगे। मैनीफोल्ड, when classification according to quality of data involve more than one characteristics। जब एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बांट रहे हैं वो सिंपल, और मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स पे उनका सब डिविजन करते जा रहे हैं तो वो होगा मैनीफोल्ड। पहली बार बांटे तो सिंपल, और इसके बाद जितना भी आगे उसको डिवाइड करेंगे वो होगा मैनीफोल्ड। और मैनीफोल्ड का दूसरा नाम लिख लो, इसको बोलते हैं मल्टीफोल्ड, मल्टीपल फोल्ड। अरे क्या बोल रहा हूँ, मल्टीपल क्लासिफिकेशन, इसी का दूसरा नाम है। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम मल्टीपल क्लासिफिकेशन। हो गया यहाँ तक? थोड़ा फास्ट। और मल्टीपल क्लासिफिकेशन, बस इतना ही लिखना है, और मल्टीपल क्लासिफिकेशन। तो इसी को मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, और इसी का दूसरा नाम है मल्टीपल क्लासिफिकेशन। अब एक एग्जाम्पल बनाओ। टोटल वर्कर्स, इसका दो डिवीजन, एक हो गया स्किल्ड वाले लोग और एक हो गए अनस्किल्ड। स्किल्ड में दो, एक मेल और एक फीमेल। अनस्किल्ड में भी दो, मेल और फीमेल। फिर इसमें भी दो, कितने लोग रूरल एरिया के हैं, गांव के, और कितने लोग अर्बन एरिया के हैं, मतलब शहर के। यहाँ पे भी वैसे ही दो, फिर इधर भी और इधर भी। बताओ ये जो पहली बार बांटा गया इसको क्या बोलेंगे? सिंपल क्लासिफिकेशन। वो जो स्किल्ड और अनस्किल्ड वाला था, सिंपल क्लासिफिकेशन। और इसके बाद जितना भी फर्दर बांटेंगे ये सबको बोलेंगे मैनीफोल्ड। तो पहला बार जब बांटा जाएगा तो वो होगा सिंपल क्लासिफिकेशन। उसके बाद जितना भी फर्दर उनको बांटा जा रहा है, 2, 3, 4 कितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स में,
वो सब हो जाएंगे मैनीफोल्ड। सबसे पहला जो बांटे थे डाटा वो क्या था? सबसे पहला जो हम लोग मेथड पढ़ रहे थे सबसे पहला क्या था? ज्योग्राफिकल, उसी का दूसरा नाम स्पेटियल क्लासिफिकेशन, इसमें लोकेशन के बेसिस पे बांटते हैं। दूसरा क्या था? क्रोनोलॉजिकल, उसी का दूसरा नाम टेम्पोरल डाटा, इसमें टाइम के बेसिस पे बांटते हैं। तीसरा क्या था? क्वालिटेटिव, इसके अंदर दो होता है। कौन सा दो? एक सिंपल और एक मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का दूसरा नाम मल्टीपल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग लास्ट वाले पे आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन इज डन, क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम होता है न्यूमेरिकल। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फैक्ट्स। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फैक्ट्स। ऐसा इसका एग्जाम्पल बना लो। ये एनुअल प्रॉफिट मतलब सालाना जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, और नंबर ऑफ फर्म्स। तो जो 0 से लेके 1 लाख तक का प्रॉफिट कमा रहे हैं ऐसे 5 फर्म हैं। जो 1 लाख से 2 लाख तक का प्रॉफिट कमा रहे हैं ऐसे 150 फर्म हैं। 2 लाख से 3 लाख तक कमा रहे हैं ऐसे 1500 फर्म है। तो बस ऐसे ही क्लासिफिकेशन को बोला जाता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ऐसे ही बस तीन बस एग्जांपल नोट कर लो, इतना भी चल जाएगा। जीरो से लेके 1 लाख के बीच जो कमा रहे हैं ऐसे 5 फर्म हैं। 1 लाख से 2 लाख तक जो कमा रहे हैं ऐसे 150 फर्म, और 2 लाख से 3 लाख तक कमा रहे हैं ऐसे 1500 फर्म। तो उन्हीं को बोला जाता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। हो गया यहाँ तक? अभिषेक हो रहा है नोट? अभिषेक ही बता दे एक बार। अभिषेक कितना मेथड्स था टोटल? 4। पहला ज्योग्राफिकल, उसका दूसरा नाम एस से था, सेप्टी स्पेटियल, हाँ दूसरा सी से था ये, हाँ इसी का दूसरा नाम टेम्पोरल, करेक्ट। फिर तीसरा क्यू से था, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर 2 था, क्या क्या? सिंपल और मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का दूसरा नाम, मैनीफोल्ड का भी एक दूसरा नाम था, याद कर, एम से ही था, हाँ मल्टीपल क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद चौथा क्या है? हाँ क्वांटिटेटिव, उसी का दूसरा नाम एन से था, न्यूमेरिकल। ये 4 मेथड है। सबको समझ आ गया 4 मेथड? वहाँ पे भूमि को क्लियर है? ठीक है, अगले पे आते हैं। देखो इधर ध्यान दो, ये काम का टॉपिक है जो हम लोग सी वाला पॉइंट मेथड पढ़े, मैं स्टार मार्क करवाया हूँ, इसको याद करना है। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। हेडिंग लिखो, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल मीनिंग लिखो, a characteristic which is capable of being a characteristic which is capable of being a characteristic which is capable of being measured
एंड चेंजेस इट वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। जिसको नापा जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है और उस समय के साथ साथ चेंज हो जाता है, ऐसे को बोलते हैं वेरिएबल। दिव्यांशु बोल रहा हूँ, दिव्यांश इसका एग्जाम्पल अरे वो बैच में है ना दिव्यांश इसका एग्जाम्पल बताएगा। वो क्या बिगाड़ी है? हाँ बस दिव्यांश इसका एग्जाम्पल देगा। दिव्यांश ऐसा क्या चीज़ है जिसको नाप सकते हैं और समय के साथ साथ ये चेंज हो जाता है? हाँ अरे बोल यही तो लिखा है, जिसको नापा जा सकता है और जो समय के साथ साथ चेंज हो जाता है। नहीं, मैं कुछ और नहीं बोल रहा, मैं देखो इससे एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। हाँ, जिसको नापा जा सकता है और इस समय के साथ बढ़ सकता है, समय के साथ घट सकता है। करेक्ट, पॉपुलेशन हो गया। और बता, बोलो, बहुत सारे हैं। बाल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हेयर नापा भी जा सकता है और समय के साथ ये बढ़ते भी रहता है, फिर कट करके उसको छोटा कर लेते हैं, ऐसा हो गया। हाइट हो सकता है। क्या बात कर रहे हो, हाइट बढ़ तो सकता है ना, कम नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है चेंजेस, कम जरूरी नहीं, बस चेंज हो रहा है। अभी मान लो हाइट है 150 सेंटीमीटर, फिर हाइट हो गया 151 सेंटीमीटर, ऐसा धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ ऐसे हैं जिसको नापा भी जा सकता है, जिसको मेजर भी किया जा सकता है, और समय के साथ साथ ये अपना जो मेजरमेंट है वो चेंज भी कर देते हैं, मतलब चेंज हो जाता है नंबर। पीपल हो गया, हेयर हो गया, हाइट हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो उन्हीं को बोलते हैं वेरिएबल। अब लिखो टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, उसके अंदर ऐसे दो ब्रांचेस बनाओ। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तो दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल का मीनिंग लिखो। डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, हम लोग वेरिएबल्स का मतलब पढ़ लिए हैं। वेरिएबल मतलब जिनको मेजर भी किया जा सकता है और ये ओवर टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये चेंज भी हो जाते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स दैट इंक्रीजेस इन जंप्स और इन कंप्लीट नंबर, मतलब ये कूदते हैं, डायरेक्ट जंप लेते हैं ये। डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट इंक्रीजेस इन जंप्स, मतलब ये कूदते हैं, जंप लेते हैं, अच्छा, और कंप्लीट नंबर में चेंज होते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखो, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर 40 मार्क्स का टेस्ट है, बात नहीं इधर ध्यान दो, 40 मार्क का टेस्ट है, तो किसी का आएगा 31 मार्क्स, किसी का आएगा 31.5 मार्क्स, किसी का आएगा 32 मार्क्स। क्या ऐसे टीचर मार्क्स देगी क्या 31.1, 31.2? क्या ऐसे मार्क्स मिलेगा? नहीं। तो जब बहुत लंबा जंप लिया जाता है, जैसे 31 मिलेगा या तो 31.5 मिलेगा, या तो 31.5 मिलेगा या 32 मिलेगा, इसके बीच का कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं जंप लेना। तो इस और बताओ, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जो डायरेक्ट जंप लिया जाए? कुछ और एग्जाम्पल, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है। और जो डायरेक्ट जंप लेंगे वो धीरे धीरे करके नहीं बढ़ेंगे। हमारा हाइट किस में आएगा? इसमें होगा कि नहीं होगा? पक्का 151 से डायरेक्ट 152 के हो जाते हैं कि धीरे धीरे बढ़ता है धीरे धीरे? तो ये नहीं होगा। और बताओ, पॉपुलेशन, हाँ ये हो सकता है, पॉपुलेशन तो हो सकता है। बच्चा जैसे पैदा हुआ वो काउंट में आ जाएगा, काउंट में आ जाएगा वो। खैर मेरे को अभी एग्जाम्पल नहीं आ रहा, पिछले बैच में बताया था मैं 2-3 एग्जाम्पल।
तो ये हो गया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ये जंप्स का मतलब तुम लोग समझे? जंप का मतलब नहीं, जंप का मतलब क्या होता है, कोई बीच का कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा। देखो अगर 40 मार्क्स का टेस्ट है तो किसी का 31 आएगा या तो 31.5 आएगा। ऐसा नहीं कि 31.2, 31.3, 31.4, ऐसा कोई अगड़म बगड़म नंबर नहीं आएगा। या तो 31 या 31.5 या 31.5 या 32 या 32। हाँ प्रॉफिट लॉस भी है, वो बोल सकते हैं, वो भी एक जंप में हमारा जो अर्निंग होता है, अर्निंग बोल सकते हो। ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, करेक्ट, सही बात है। तो ये सब जो है ये अपना एक जंप लेकर बढ़ता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, हाँ हाँ जैसे 31 आया किसी का 31.5 आएगा, किसी का 32, 32.5 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो ऐसा करके जो जाता है जंप ले रहा है 31 से डायरेक्ट 31.5, 31.5 से 32, 32 से 32.5 ऐसा। अगला लिखो कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल variable that assume a range, variable that assume a range, variable that assume a range of value or increase not in jump but continuously। ऐसे वेरिएबल जो बिना जंप के बढ़ते हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ते हैं, एकदम छोटे रहेंगे फिर धीरे धीरे ऐसा इंक्रीज होना चालू होगा, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। दिव्यांश इसका भी एग्जाम्पल देगा। एक हो गया हेयर जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और क्या होगा जो धीरे धीरे बढ़ेगा? हाइट हो गया, और वेट भी बढ़ सकता है। हाँ वेट, करेक्ट, वेट भी सही है, वेट भी धीरे धीरे बढ़ता है, करेक्ट, दिमाग लगा रहा है। लिखो वेरिएबल दैट अज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यू और इंक्रीज नॉट इन जंप, मतलब इन लोग जंप नहीं लेंगे, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। जैसे मान लो किसी का वेट 58 है तो डायरेक्ट 59 नहीं होगा, 58.1, 58.2, 58.3 ऐसे करते करते अचानक 52 होगा। ठीक है, ये वाला हो गया। इसका एग्जाम्पल लिख लो। हाइट ऑफ स्टूडेंट कॉमा वेट तो ये इसके एग्जाम्पल, हाइट ऑफ स्टूडेंट, वेट ऑफ स्टूडेंट। बताओ वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल दो कैरेक्टरिस्टिक्स था वेरिएबल का, एक तो उसको नापा जा सकता है और दूसरा ओवर टाइम ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसके अंदर दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, कौन से दो? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इन दोनों में कौन से ऐसे वेरिएबल है जो जंप नहीं लेते हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल, ये धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, जंप नहीं लेते। डिस्क्रीट वेरिएबल डायरेक्ट एक जंप लिया जाता है। तो ये हम लोग दूसरा वाला भी कंप्लीट कर लिए, ये सब हो गया। अब अगला थर्ड हेडिंग लिखो, फ्रीक्वेंसी। थर्ड हेडिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बता सकते हो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे मैं लिखा 10 मार्क्स और यहाँ फ्रीक्वेंसी में लिखा 5, मैं लिखा 5 मार्क्स और यहाँ फ्रीक्वेंसी में लिखा 2, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब बोलो, दिमाग लगाओ। 10th में भी पढ़े हो तुम लोग, मीन, मोड, मीडियन, फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। हाँ करेक्ट। ऐसे 10 मार्क्स 5 लोग लेके आए, 5 मार्क्स 2 लोग लेके आए, तो कितने लोग लेकर आए, कितने बार वो रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स वो कितना रिपीट हो रहा है। जैसे मैं ऐसा लिखा हूँ 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट, तो इसका मतलब 20 मार्क्स 6 लोगों का आया है, 14 मार्क्स 5 लोगों का आया है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कि वो कितने बार रिपीट हो रहा है।
तो अब हम लोग फ्रीक्वेंसी का मीनिंग लिख रहे हैं। थर्ड हेडिंग है फ्रीक्वेंसी। लिखो, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, कि एक ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हो रहा है। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। एग्जाम्पल लिख लो, एक तरफ सैलरी, एग्जाम्पल लिखते चलो, अभी तो सब समझ आ जाएगा, बाद में रिवीजन करते टाइम ये एग्जाम्पल से ही समझ आएगा, तब बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, तो एग्जाम्पल बनाओगे तो साथ में याद रहेगा। सैलरी में लिखो, सैलरी एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे 20,000 सैलरी, 30,000 सैलरी, 40,000, 50,000। 20,000 सैलरी के आगे लिखा है 8। बताओ इसका क्या मतलब, 20,000 के आगे 8 लिखा है? 8 लोगों का 20,000 सैलरी है, तो कितने बार वो रिपीट हो रहा है ऑब्जर्वेशन, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट किया जाता है। तो 20,000 के आगे 8, इसका मतलब 8 बार 20,000 20,000 20,000 रिपीट हो रहा है। 30,000 सैलरी 6 लोगों का है, 6 बार रिपीट हो रहा है। 40,000 सैलरी 5 बार रिपीट हो रहा है, और 50,000 सैलरी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये सैलरी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, और ये जो नंबर ऑफ पर्सन लिए हैं उनको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, कि एक ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हो रहा है, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। हो गया क्या यहाँ तक? ये भी हो गया फ्रीक्वेंसी। अब अगला लिखो टाइप्स ऑफ सीरीज, ये लिख के ब्रेक लेते हैं, फिर लास्ट का 2 ही टॉपिक बचेगा। बहुत छोटा चैप्टर, बाकी कल तक खत्म होगा, आगे थोड़ा लेंदी है, इसमें ये सब कैलकुलेशन होगा ना, अभी तक तो प्रैक्टिकल चल रहा था, ये पूरा कैलकुलेशन आगे बचा है, ये पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीरीज में लिखो 3 तरीके के सीरीज होते हैं। फोर्थ, टाइप्स ऑफ सीरीज में 3 तरीके के सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज में 3 तरीके के सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। एग्जाम्पल बना लो क्या क्या है, मीन मोड मीडियन जब पढ़ेंगे वहाँ ये काम आएगा। इंडिविजुअल सीरीज में बस x दिया हुआ रहता है, इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दिया रहता है। सबसे पहला लिखो इंडिविजुअल सीरीज, एग्जाम्पल यही है। तुम लोग एग्जाम्पल बना लिए थे क्या? बना लिए थे, ठीक है, वही लिख लो। ये जो x दिया है ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या इसको वेरिएबल बोलेंगे? वेरिएबल। इसको मेजर भी किया जा सकता है और समय के साथ ये चेंज भी हो रहा है, तो इसमें ऐसे लिख लो, ओनली वेरिएबल नो फ्रीक्वेंसी, ओनली वेरिएबल नो फ्रीक्वेंसी। दूसरे वाले में वेरिएबल भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। ये है वेरिएबल और ये है फ्रीक्वेंसी। तो मान लो क्लास में 10 मार्क आया है 3 स्टूडेंट का, 12 मार्क आया है 2 स्टूडेंट का, 16 मार्क आया है 1 स्टूडेंट का। तो ऐसा इसमें वेरिएबल भी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी है। तो जिसमें वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया होगा उसको बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। और लास्ट वाले में वेरिएबल नहीं दिया रहेगा, इसमें क्लास इंटरवल दिया रहेगा कि 0 से लेके 10 के बीच में 7 बच्चों का मार्क आया है, 10 से भी लेके 20 के बीच में 3 लोग का मार्क आया है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज। इसमें एक वो टाइम फ्रेम है कि मतलब मार्क्स का एक फ्रेम है, नंबर का एक फ्रेम है कि 0 से 10 तक 7 बच्चों का आया है,
10 से 20 3 बच्चों का मार्क आया है, 20 से 30 के बीच में 5 लोगों का आया है। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। और ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल का मतलब हम लोग एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, बस बता रहे हैं 0 से 10 के बीच में इतना, 10 से 20 इतना, 20 से 30 इतना।